हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफिक सीरीज चला रहा हूँ। आपको जैसे पता होगा कि मैं सौरमंडल, ब्रह्मांड, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डाल चुका हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे रात और दिन कैसे होता है। ठीक है, तो रात और दिन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको बताऊँगा, और साथ ही साथ इसके साथ मैं क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसको कराऊंगा। और फिर कुछ समस्या यही है कि सर जी बता दीजिए रात दिन कैसे होता है, इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या है, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। चिंता मत कर फिर को। तो देने का तो शुरू करते हैं सीएस के सीएम क्लासेज को। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए देने करते शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। यह है सौरमंडल, और सौरमंडल में आपको दिखाई देगी पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल में दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम रोटेशन कहते हैं और परिक्रमण गति को रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने धुरी का। ठीक है, जो 24 घंटा समय लगता है, और इसी को हम कहते हैं दिन रात। और ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपको पता है। ठीक है, तो एक चक्कर जब पूरा कर लेती है ना, तो उसे हम कहते हैं दिन रात। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब कहेंगे परिक्रमण क्या होता है। तो ये पृथ्वी जब ना सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ये परिक्रमा कर रही है, यानी कि परिक्रमण कर रही है। और ये शायद कर पाती है 365 दिन में। ओके, तो ये देख लीजिए यहाँ पे सौरमंडल में दो प्रकार की गति करती है पृथ्वी, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति यहाँ पे दिया रखा है। सब मैं क्वेश्चन में आगे बताता जाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये सब भी स्थिति में बताऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब जैसे कि कुछ और कॉन्सेप्ट ना मैं यहाँ पे बताता रहूंगा, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिन और रात से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न रहा पहला, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिर को क्या हुआ तुमको, फिर इसकी समस्या ये है कि एक बार और इसको समझाना कि दिन और रात कैसे होते। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए फिर से अगेन एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है, आपको पता है पृथ्वी एक ग्रह सौरमंडल में स्थित है, और वो वहाँ पे गति करती है। वो अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है अपने अक्ष पे घूमते हुए। ठीक है, तो ये दो प्रकार की गति करती है। जब वो अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, ये जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम रोटेशन या घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन या घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। और जब वो अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसे हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन या वार्षिक गति कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, अब मैं शुरू में बताया था वीडियो में। ओके, और पृथ्वी आपको पता है कि अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जब घूमती है ना, मान लेते हैं यहाँ पे सन है, यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य है। ओके, यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ से जा रही हैं और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो कभी ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो सूर्य देखो, सूर्य की किरण जब यहाँ से पड़ेगी तो इस वाले पार्ट में अभी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले पार्ट में इधर से पड़ती रहेगी, तो इधर उजाला रहेगा यानी कि दिन रहेगा, और इधर रहेगी रात। ठीक है, इधर उजाला, इधर दिन, इधर रात रहेगी। तो कभी पार्ट ये वाला रात वाला पार्ट इधर आएगा और दिन वाला पार्ट इधर आएगा, तो दिन वाले के जगह अंधेरा हो जाएगा और रात वाले की जहाँ उजाला हो जाएगा। यानी कि ये कब हो रहा है? ये तभी हो रहा है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, यानी कि रोटेट कर रही है, दैनिक गति कर रही है, तभी दिन रात होता है। मैं बताया था वीडियो में। ठीक है, फिर को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बताना है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। मैंने बताया 23 सितंबर का दिन ऐसा होता है जब यहाँ पर रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है 23 सितंबर का दिन, और साथ ही साथ 21 मार्च का भी दिन याद रखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन ऐसा होता है जहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में ऐसा समय होता है ना कि जब सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे सीधे भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। ठीक है, इस स्थिति में देखिए, वैसे तो वर्ष भर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लेकिन ये जो स्थिति होती है मार्च और सितंबर की, इस समय एकदम प्रॉपर भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब हर बार हर साल रात और दिन क्या होते हैं? बराबर यहाँ पे होते हैं। और ये जब स्थिति आती है ना, जब रात और दिन बराबर वाली स्थिति, तो इसे विषुव की स्थिति कहते हैं। विषुव, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। विषुव की स्थिति इसे कहते हैं, इक्विनॉक्स की स्थिति इसे कहते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते, कह रहे हैं कि विषुव या इक्विनॉक्स उसे कहते हैं जब वर्ष के दो ऐसे दिन आते हैं जब रात और दिन बराबर होते हैं। तो वो कौन सी तिथि है? अभी मैंने बताया वो तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पे चलिए मैं ये वाली स्थिति समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, हालांकि अक्टूबर चल रहा है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब मान लेते हैं सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के समय, ठीक है, सितंबर के समय यहाँ देखेंगे तो जो सूर्य की किरण है ना, ये सूर्य है यहाँ पे और ये है पृथ्वी, ठीक है। सितंबर के समय यहाँ देखेंगे तो सूर्य की किरण जो है ना, ये साउथ गोलार्ध पे ज़्यादा चलेगी और इधर जाते जाते दिसंबर तक ये पूरा साउथ की तरफ इसकी किरणें ज़्यादा पड़ने लगती हैं। हालांकि ये भूमध्य रेखा पे भी ज़्यादा पड़ती है इसकी किरण, लेकिन साउथ में ये ज़्यादा पड़ने लगती हैं। इस वजह से नॉर्थ गोलार्ध में क्या होता है कि यहाँ पे ठंडी आ जाती है। तो आप देखते हैं कि दिसंबर के महीने में कितना कड़ाके की ठंडी यहाँ पे पड़ती है। जनवरी तक यहाँ कड़ाके की ठंडी यहाँ तक पड़ेगी। उसके बाद जनवरी से जब ये शिफ्ट करते हुए आगे पृथ्वी आती है चक्कर लगाते हुए, तो इसके नॉर्थ वाले पोल पे, ठीक है, नॉर्थ वाले पोल की तरफ अब यहाँ पे सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आने लगता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और विषुव या इक्विनॉक्स का दिन बनता है, दो बार बनता है वर्ष में, एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। आगे चले, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं? क्योंकि वर्ष भर इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, इसकी किरण, ये पृथ्वी की स्थिति है, ओके। तो यहाँ पे जब भी सूर्य की किरण बनेगी तो ये बीच वाला आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हमेशा, ठीक है, इस लाइन पे हमेशा सूर्य की किरण हमेशा पड़ती रहती है, इसलिए हमेशा कह सकते हैं लगभग हमेशा हर साल इस स्थिति पे यानी भूमध्य रेखा पे वर्ष भर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। मतलब अगर 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की यहाँ पे रात भी होगी, ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन ये वाली जो स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर वाली, यहाँ तो बराबर होता ही है और यहाँ पे लगभग वाली स्थिति आ जाती है, यानी कि कह सकते हैं वर्ष भर लगभग यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है विषुवत रेखा पे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत वहाँ पे पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, यानी कि ये अगर पृथ्वी इसको माने तो ये वाला, ये जो विषुवत रेखा है अगर, ठीक है, ये विषुवत रेखा है तो इसके नॉर्थ वाला उत्तरी गोलार्ध और साउथ वाला दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो कह रहा है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। अब कर्क संक्रांति यानी कि नॉर्थ में ही कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे यहाँ पे, ठीक है। तो जो कर्क संक्रांति होगा तो वो विषुवत रेखा पर होगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पे होगा? तो विषुवत रेखा पे ही होगा। क्यों? क्योंकि हर साल मैंने बताया कि विषुवत रेखा पे दिन और रात क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये अगर 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की वहाँ पे रात भी होगी, ठीक है। और कर्क संक्रांति जब आएगा तो यहाँ पे देखिए ये है कर्क रेखा और यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ेंगी और यहाँ पे भूमध्य रेखा पे भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे 12 घंटे का दिन होगा, ओके। और कर्क रेखा पे भी लंबवत पड़े तो कहेंगे सर जी कर्क रेखा पे क्यों नहीं होगा? कर्क रेखा पे भी होगा, लेकिन हो सकता है ये 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो, लेकिन विषुवत रेखा पे 12 घंटे का ही दिन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो 21 जून बताएंगे, ओके। और यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड नॉइज आएगी, आवाज़ आएगी तो उसकी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड करने में थोड़ा दिक्कत होती है यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो आप बताएंगे किस तारीख को? 21 जून को, ठीक है। यानी कि जून का ये देखिए एक पखवाड़ा जिसे बोलते हैं, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक एक पखवाड़ा होता है और 15 से 30 तक दूसरा पखवाड़ा होता है, ठीक है। तो जून के संदर्भ में बताएंगे तो 1 जून से 15 जून तक क्या होगा? एक पखवाड़ा, और 15 जून से 30 जून तक क्या होगा? दूसरा पखवाड़ा। तो ये 21 जून 15 से 30 वाले दूसरे पखवाड़े में आ रहा है। तो ये कहेंगे आप जून महीने का दूसरा जो पखवाड़ा होता है वो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कहा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके। तो अगर इस संदर्भ में अगर आपसे पूछ ले यही कि अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले कि जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो यहाँ पे भी तो पूछ सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो यहाँ पे बताएंगे आप कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में, ठीक है, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में। आगे चले, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार देखिए पृथ्वी है मान लेते हैं और ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री मैं बताया था, 0 डिग्री अक्षांश, और इसके नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध और साउथ में दक्षिणी गोलार्ध माना जाता है।
ठीक है, इतना तो पता चल गया होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन यानी कि अब यहाँ पे देखिए, जब वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून है उत्तरी गोलार्ध में, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होगा? 22 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ये। अगर पूछे कि दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, जब वर्ष का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा 21 जून। ये एक दूसरे के विपरीत है। देखिए फिर से मैं बताऊंगा। अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून है, ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे साउथ हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अगर 22 दिसंबर है, तो पूछे ये भी सही होगा कि साउथ हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 जून होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे चलें। तो किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, ये सही होगा। ये देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। आगे चलें। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ये देखिए, जब यहाँ पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा जब दक्षिणी गोलार्ध में, ये देखिए ये है गोलार्ध, इसका साउथ वाला पोल। यहाँ पे अगर इधर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो इधर ना 21 जून को सबसे छोटा दिन हो जाएगा। विपरीत होता है, पहले बता रहा हूँ। अगर इधर 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया, तो इधर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, उल्टा चलता है। तो ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है कब? ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। देखिए एक समय होता है कि जब यहाँ पे देखिए, अभी मान लीजिए अक्टूबर महीना चल रहा है, मान यहाँ पे पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये होगा ना कि जो नॉर्थ ये वाला पार्ट है, ये वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ गोलार्ध वाला पार्ट है, अब यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने लगेंगी और साउथ वाले पार्ट में सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगेंगी। तो जब नॉर्थ वाले पार्ट में सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी, यानी कि हमारे यहाँ अब ठंडी आ रही है। आपको पता है कि भारत जो है ना, भारत ठीक इस गोलार्ध में नॉर्थ में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, धीरे धीरे ठंडी आने लगेगी। उसके बाद ठंडी से धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी आने लगेगी जून में। ठीक है, 21 जून में गर्मी आने लगेगी। तो इसे हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत, यानी कि गर्मी का आगमन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ से फिर कन्वर्जेंस शुरू हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से गर्मी से धीरे धीरे ठंडी आने लगेगी। ठीक है, तो ये ऋतु परिवर्तन वाला सर्किल भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो मैं भी आपको समझ में आया होगा दिन रात कैसे होते हैं, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, एक बार और मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन में भी लग रहा है आप कन्फ्यूज होंगे। तो ये देखिए, नॉर्थ गोलार्ध में अगर पूछे सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून होता है। अगर साउथ गोलार्ध में पूछे सबसे बड़ा दिन कौन होता है, तो 22 दिसंबर होता है। ठीक है, अगर पूछे नॉर्थ गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, अगर पूछे साउथ गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल इसी वीडियो के साथ मैं विदाई लूँगा। अब मिलता हूँ अगले प्रश्न में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या नया आपको सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।